स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम रिवाइज करेंगे पहले तो एक एनर्जी का टॉपिक और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सिखाएंगे। ठीक है ना। अब मैंने लास्ट लास्ट टू जो क्लासेस हैं उसमें मैंने आपको दो टाइप की एनर्जी डिराइव करवाई। पहली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप की हमने एनर्जी डिराइव करी थी। जरा एक बार अपनी कॉपी खोलिए और देखिए प्लीज। देखो दोनों। और एक कॉन्सेप्ट ये भी याद करो कि एनर्जी आती कैसे। ये दो एनर्जी तो हमने डिराइव करी है, पर प्लीज ऑल्सो रिकॉल ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आई कैसे। एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ तब आती है जब कोई एजेंट उसके ऊपर वर्क। तो दोनों डेरिवेशन में अभी जल्दी से 5 मिनट में रिवाइज करूंगा। हमारे पास एक एजेंट होगा, एजेंट फोर्स लगाएगा और एजेंट वर्क करेगा और एजेंट के वर्क करने से ऑब्जेक्ट में एनर्जी आई। थ्रू आउट योर सिलेबस आपने कई सारी एनर्जी डिराइव करनी, कई सारी एनर्जी डिराइव होगी। और जब भी आपको एनर्जी डिराइव करनी होगी आप वर्क डन बाय द एजेंट डिराइव करोगे। इस बात को याद रखो, आगे बहुत हेल्प होगी कि एनर्जी आती कैसे। ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आती है जब एजेंट वर्क करता है और कितनी आती है, जितना वर्क करता है। अगर वो वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा तो एनर्जी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो वर्क इलास्टिक यानी स्प्रिंग के अगेंस्ट होगा तो उसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से, 2 मिनट में रिवाइज हो जाए। एक बिल्डिंग है एक हाइट की, एक आदमी ने एक ब्लॉक को उठाया हुआ है। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को उठा के ये ऊपर ले जाएगा। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे ब्लॉक पे, प्लीज ध्यान से देखो। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे ब्लॉक। ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे, mg। तो आदमी भी ऊपर लगाएगा, एजेंट फोर्स लगाएगा और आदमी का फोर्स भी एटलीस्ट mg होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट h हुई है। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, फोर्स ऑफ द एजेंट और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 है। तो मैं वर्क डन निकाल लेता हूँ सीधा सीधा, fs cos थीटा। वर्क डन आ जाएगा, फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h और 0। वर्क डन आ गया mgh। और जितना वर्क करा ऑब्जेक्ट को जब आपने उठा के यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट में उतनी ही एनर्जी आ गई। यानी जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर रख दिया तो ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। तो ये डेरिवेशन हमने कैसे करी, देखिए वर्क डन से करी। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना। अब जरा ये वाला देख लेते हैं जल्दी से। ये भी हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि अभी 0 पे। एक एजेंट आता है जो इसको खींच के x डिस्टेंस ले जाता है। यहाँ इस आदमी ने, एजेंट ने इसको x डिस्टेंस से खींच दिया। ठीक है ना। अब ये ब्लॉक यहाँ पर है, ब्लॉक 0 पे नहीं है, अब ब्लॉक x पे। तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे। एक तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट राइट साइड करा है तो स्प्रिंग लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा है। ये स्प्रिंग का फोर्स होगा kx। दिस इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स। और दूसरी साइड यहाँ एजेंट होगा, एजेंट ही तो है जो खींच रहा है इसको। ये एजेंट का फोर्स होगा, है ना, वरना स्प्रिंग थोड़ी ना अपने आप खींच जाएगा। स्प्रिंग को खींचने के लिए एजेंट को तो फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब साथ साथ कंपेयर करो।
यहाँ पे एजेंट ने जो फोर्स लगाया था वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, नीचे ग्रेविटी थी, एजेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा था। यहाँ पे जो एजेंट फोर्स लगा रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट लगा। मैंने क्या बताया था, एजेंट होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, वर्क होना चाहिए। यहाँ पे भी एजेंट था, फोर्स लगा रहा था ग्रेविटी के अगेंस्ट और उस फोर्स लगाने से वर्क कर रहा था। यहाँ पर भी एजेंट फोर्स लगा रहा है, वर्क कर रहा है, किसके अगेंस्ट? रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ एजेंट का फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द फोर्स ऑफ द एजेंट? एजेंट का फोर्स भी होगा kx, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स kx है। ऑब्जेक्ट को रोक के रखने के लिए, यहाँ रोक के रखने के लिए एजेंट का फोर्स भी कितना होना चाहिए? kx। तो इस बार मैं वर्क डन Fs cos थीटा से नहीं निकाल सकता, इस बार मैं वर्क डन Fs cos थीटा से नहीं निकाल सकता। इस बार वर्क डन के लिए हम कैलकुलस इंटीग्रेशन ऑफ f dx, we will apply integration of f dx, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स का केस, दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स के केस में आप Fs cos थीटा नहीं लगा सकते। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ kx dx, 0 से x, ये कराया था मैंने आपको, हाफ kx स्क्वायर। तो कितना वर्क डन आ गया एजेंट का? हाफ kx। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? जितना वर्क डन करोगे उतनी ही एनर्जी आएगी। तो अगर आपका वर्क डन हाफ kx स्क्वायर है तो यानी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई? ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई दैट इज इक्वल टू हाफ kx। तो ये देखिए, ये हमने पिछली 2 क्लासेस में किया था ये काम। हमने 2 टाइप की एनर्जी पढ़ी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब दोनों, और आगे आप बहुत सारे टाइप की एनर्जी बेटा और पढ़ो, पर हर एनर्जी की डेरिवेशन। अब मेरे पास ये फॉर्मूला आया कैसे? हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आया? मैंने वर्क डन डिराइव कर, वर्क डन जितना था उतनी ही एनर्जी। मेरे पास ये mgh फॉर्मूला आया कैसे? मैंने वर्क डन डिराइव कर, जितना वर्क डन था उतनी ही एनर्जी। तो आपके फिजिक्स में कई सारी एनर्जी की डेरिवेशंस होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे 12th में करेंगे फॉर एग्जांपल, वहां पे भी हम वर्क डन ही डिराइव करेंगे। और जितना वर्क डन होगा, वर्क डन के आपको तरीके बता रखे मैंने, देयर आर 5 मेथड्स। किसी एक तरीके से वर्क डन निकालो और जितना वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट में उतनी ही एनर्जी है। तो इस चैप्टर के लिए ये 2 ही एनर्जी है हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल। इसके अलावा एक एनर्जी और होती है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो अब जरा आज का हेडिंग डालते हैं आगे, हेडिंग डालिए और एक टर्म लिख लीजिए हेडिंग डालने से पहले। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज, देखो बेटा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। लिखो क्या होता है प्लीज। मैकेनिकल एनर्जी इज द total of kinetic and potential energy. Mechanical energy is the total of kinetic energy plus potential. Potential में दोनों होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक दोनों। दोनों को मिला के जो टोटल एनर्जी आती है, कई बार आप इसको बोल देते हो टोटल एनर्जी, बट टोटल एनर्जी वर्ड इज नॉट गुड, you should call it as mechanical energy। ठीक है, लिख लीजिए। और आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
लिख लो बेटा जल्दी जल्दी, ट्राई एंड फिनिश क्विकली, ठीक है ना। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा लॉ आज सीखोगे तुम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज का सेम रहना, सेम रहना। तो क्या कहती है ये लॉ, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। कंजर्वेशन यही मतलब है, आप जानते हैं, ठीक है ना। देखो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, पर इस लॉ को अप्लाई करने के लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो हम लिख लेते हैं स्टार मार्क करके। क्या रिक्वायरमेंट है, हर केस में नहीं लगा सकते इस लॉ, इस लॉ को आप अप्लाई कौन से केस में कर सकते हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। तो जरा लिख लीजिए कि ये लॉ अप्लाई कब होता है, अप्लाई ओनली व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट इन्वॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लॉ को ये हमेशा नहीं अप्लाई होगी, नॉट ऑलवेज। इसके साथ क्या रिक्वायरमेंट है कि अप्लाई कब होगी, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो कहते हैं वो क्या होता है फिजिक्स में, अभी हम आगे बताएंगे। आप कुछ फोर्सेस होते हैं जिनका नाम है नॉन कंजर्वेटिव, नाम से ही देखो आपको पता लगता है, इनका नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी नॉन कंजर्वेटिव यानी कंजर्वेशन नहीं होने देते। जैसे कि कौन कौन से फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन है नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन अगर आ जाता है तो वो एनर्जी को कंजर्व नहीं होने देता। फ्रिक्शन का नाम क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव यानी कंजर्व नहीं होने देता। वो क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होने नहीं देता। तो ये आपको जो लॉ अप्लाई करना है, ये वहां पे अप्लाई करना, बस चेक कर लेना क्वेश्चन में कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो नहीं है कहीं। अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है, तो फिर ये लॉ अप्लाई नहीं। लिख लो इस लाइन को हिंदी में लिखो, कि अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं COME, ठीक है ना। तो इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इन्वॉल्व देन वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन। और बहुत हमारे बेटा क्वेश्चंस आएंगे, दिस इज अ वेरी 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 इजी मेथड। ये हमारे क्वेश्चंस को जो पहले हमने पढ़े थे उनको बहुत आसान बना देगा। ये आप मान लो ये एक शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चंस को करने का। बस इंपॉर्टेंट क्या है, इसको अप्लाई सिर्फ तब करना जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना लग रहे। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, जैसे नाम कह रहा है नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो ये लॉ नहीं लगता। चलिए देखते हैं, बहुत क्वेश्चंस होंगे हमारे जहां फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं दिया होगा, तब बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस में हमें हेल्प। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। और इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से करते हैं। एक इसको हम अपना न्यूटन लॉ के तरीके से करेंगे, न्यूटन लॉ एंड काइनेमेटिक्स, और फिर इसी क्वेश्चन को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी करके, तो आप रियलाइज करोगे अरे यहाँ तो बहुत आसानी से हो। क्वेश्चन क्या है देखो प्लीज सीखो। वही एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से। एक इंक्लाइन प्लेन है, इसकी ये हाइट जो है ये h और एंगल थीटा है। इस पे एक ब्लॉक रखा था, देयर इज नो फ्रिक्शन, क्वेश्चन में नो फ्रिक्शन। क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्वेश्चन प्लीज बेटा, कॉलम बना के। सेम ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग तरीके से करेंगे।
ये स्लाइड करके जब नीचे आएगा, ये स्लाइड करके जब नीचे आ जाएगा, इसकी आपको वेलोसिटी निकाल, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल। वो किसी का आंसर भेजो, क्या आंसर आ रहा है? कंजर्वेशन नहीं, इसको आपने न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स से पहले कर दिया, जैसे आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है वैसे करके दिखा। चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक ब्लॉक इंक्लाइन पे से स्लाइड करके नीचे आएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे करेंगे? ये देखिए, फोर्सेस, न्यूटन लॉ में हमने क्या सीखा था, फोर्सेस शो करते हैं। ये लगता था mg sin थीटा, इस साइड लगता था mg cos थीटा, और इस साइड लगता था नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, देखो ध्यान से, ये फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बनवाया था मैंने, है ना? तो ये फोर्सेस कैंसिल हो जाते थे, बचता था फोर्स कौन सा, बस mg sin थीटा। तो मैं न्यूटन लॉ अप्लाई करूं, mg sin थीटा इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी g sin। फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू as, और डिस्प्लेसमेंट भी मेरे को निकालनी पड़ेगी, कितनी है मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट में कैसे निकालूंगा, इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू डाल दूंगा h बाई एस। देखो ध्यान से, ज्योमेट्री से साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, h बाई एस। तो वहां से s निकल कर आता है, यहां से s निकल कर आए। चलिए, v स्क्वायर, u 0 था, 2 एक्सेलरेशन है g साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट ये वाली s कितनी है, s कितना आएगा, h बाय साइन। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, h बाय साइन। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2g। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2g। ये हमने क्वेश्चन किया न्यूटन लॉ और काइनेमेटिक्स। तो इसमें कुछ स्टेप्स लगे हमें। सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ा, फोर्स निकालना पड़ा, फोर्स को एमए करके एक्सेलरेशन निकालनी पड़ी, फिर काइनेमेटिक्स लगाना पड़ा, फिर आंसर। कर तो लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पहले सीखा हुआ है, तो हमने कर तो लिया। पर अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कैसे कर। तो वही क्वेश्चन है, एम मास का ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन की हाइट h है, स्लाइड करके नीचे आता है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी। यह आपका बहुत आसानी से हो जाएगा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लगाओगे, ये क्या कहता है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ये देखो,
आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो फिर मुश्किल आएगी आपको। मैकेनिकल एनर्जी, और इस लॉ को अप्लाई करने के लिए, इस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है कि फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। नहीं लग रहा फ्रिक्शन, अच्छी बात है, कर सकते हैं ये लॉ अप्लाई। इसी क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन होता तो फिर मैं ऐसे नहीं करता, फिर मेरे को यही तरीका लगता, फिर मेरे को फ्रिक्शन शो करके फिर सॉल्व कर। पर क्योंकि ये नो फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल। पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो इस बार है ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग ही नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग में होती थी, इसको अभी के लिए छोड़ देते, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व करेगी? काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो एक सेंटेंस में क्वेश्चन हो जाए। कोई फोर्सेस नहीं शो करने, कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना, कोई काइनेमेटिक्स नहीं लगाना, एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है ना। चलो अब कोई बच्चा मुझे ये बताओ, चलो चैट बॉक्स में, कि व्हाट इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? इसमें आप काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों को ऐड करो। What is the kinetic energy? Tell me quickly, what is the kinetic energy here? Kinetic energy तो जीरो है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अभी? हाइट कितनी है देखो, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, mgh। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh। तो ये देखिए, ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई इस पॉइंट। बस, इलास्टिक पोटेंशियल तो है ही नहीं, स्प्रिंग ही नहीं है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये मैकेनिकल एनर्जी आ गई इनिशियल। अब इसको मैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर कर दूंगा। चलिए बताइए, जब ये स्लाइड करके नीचे आ गया, अब जो एनर्जी है, अगेन इसमें दो टर्म्स होगी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कोई बच्चा बता सकता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाँ बताओ, चलो जल्दी से। हाँ जी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी। और पोटेंशियल कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, चलिए लेट मी सी, कोई बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अनम्यूट करके बताना चाहता है। सर जीरो। क्यों जीरो होगी? सर क्योंकि हाइट नहीं है ना। ठीक है, वेरी गुड, हाइट। क्योंकि यहाँ पर हाइट जीरो हो चुकी है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये नीचे आ चुका है, अब इसकी हाइट जीरो है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी जीरो। देखिए एक इक्वेशन बनी, वी निकल आएगा यहां से, एम से एम काट दो, टू पर 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर। वही आंसर आपका जो यहाँ पर आपने थोड़ी मेहनत करी थी तब आया था, वही आंसर आपका यहाँ पर आ गया, अंडर रूट 2gh। व्हाट इज द बेनिफिट इन दिस मेथड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? इसमें मुझे फोर्सेस शो करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे न्यूटन लॉ के लिए आपको फोर्सेस ड्रॉ करने पड़े थे, तभी आपने एक्सेलरेशन निकाली थी, और फिर तभी आपने v निकाला था काइनेमेटिक्स। तो दिस मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। बस एक चीज ध्यान रख ले, इस मेथड को अप्लाई करते हुए एक चीज ध्यान रख ले। कौन बताएगा अनम्यूट करके, क्या ध्यान रखना है इस मेथड को अप्लाई करते वक्त? कौन बताएगा? सर कहीं फ्रिक्शन न लग रहा हो। हाँ, फ्रिक्शन ना लग रहा हो, कहीं कहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना लग रहे हो। इस तरीके में हमें बस ध्यान रखना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। अगर फ्रिक्शन लग रहा होता, अगर इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन होता, तो फिर मैं ऐसे नहीं कर पाता। कोई कहता फिर कैसे करते, फिर तो यही तरीका लगता, फिर तो तुम यहाँ पर आ जाते, फ्रिक्शन लगाते पीछे की तरफ म्यू एन, फिर तुम इक्वेशन बनाते एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन इक्वल टू एम ए, फिर ए निकालते, फिर आप वी स्क्वायर से करते।
फ्रिक्शन अगर आ गया तो ये तरीका नहीं चलेगा। फ्रिक्शन हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नाम से ही पता लग रहा है नॉन कंजर्वेटिव। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, इसमें स्प्रिंग वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चलो देखो, यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और एक कार है। कार आ रही है और आके स्प्रिंग से टकराई। इस कार का मास है 4000 kg। कार की वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? ये आके इससे टकराती है, इस स्प्रिंग से। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है, दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इट इज गिवन एज 16 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन लिख लो। By what distance? By what distance will it compress the spring? By what distance will it compress the spring? देखो होगा क्या, ध्यान से देखो। ये कार जब आके स्प्रिंग से टकराएगी, टकराते ही नहीं रुकेगी, टकराने के बाद स्प्रिंग को कुछ कंप्रेस करेगी, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। और अब जाके ये कार स्टॉप, अब जाके स्टॉप। यानी इसने स्प्रिंग को क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। और कितने डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया है, देखिए। स्प्रिंग को x डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया है, तब जाके रुक। ठीक है ना? कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन। क्वेश्चन लिख लो और करो। बाय व्हाट डिस्टेंस विल द स्प्रिंग गेट कंप्रेस्ड? स्प्रिंग कितने अमाउंट से कंप्रेस होगा? चलिए करिए जल्दी से। कंजर्वेशन लगा दो। जैसे ही तुम क्वेश्चन में देख रहे हो नो फ्रिक्शन, जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन में देखा तुमने फ्रिक्शन नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यानी क्वेश्चन में मेरे को हिंट मिल गया। क्वेश्चन में मुझे हिंट मिल गया कि मेरे को इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करना है। इसकी मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो इनिशियली, यानी यहाँ पे टकराने से पहले, और मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो सिस्टम की फाइनली। सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी किसकी, सिस्टम, इनकी मिला। चलिए देखते हैं पहले मैकेनिकल एनर्जी। इस पर मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व करती है काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इस बार इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, क्योंकि स्प्रिंग भी इन्वॉल्व है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का होता है mgh, काइनेटिक का होता है हाफ mv। चलो करो जल्दी से। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली, हाँ काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली।
कि कार मूव कर रही है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो इसकी स्पीड। और फिर मैकेनिकल एनर्जी फाइनली निकालना, इक्वेट कर देना, वहां से एक्स आए। क्वेश्चन में दे रखा है देयर इज नो फ्रिक्शन, तो हम क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का तरीका लगा रहे हैं। हम इसमें न्यूटन लॉ और काइनेमेटिक्स नहीं लगा रहे, कर सकते थे उससे भी, पर उससे थोड़ा लेंथी हो जाता, क्योंकि नो फ्रिक्शन का क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन में। तो वी आर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नहीं हुआ किसी का? चलो बेटा ध्यान दो, ध्यान दो। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, प्लीज सब बच्चे ध्यान देंगे, ऑल ऑफ यू प्लीज लुक हियर। इनिशियली मेरे सिस्टम में कितनी मैकेनिकल एनर्जी? एक चीज तो देखिए, मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है और इलास्टिक पोटेंशियल, यही होता है ना? तो मेरे को बताओ, सिर्फ मेरे को आप लोग ये रिस्पॉन्ड करो कि इनिशियल वाले में मेरे को कौन कौन सी निकालनी, कौन कौन सी निकालनी इनिशियली, जब ये कार आ रही थी, अभी टकराई नहीं थी, टकराएगी, सिस्टम में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक है, जीपीई है, ईपीई है, या सारी? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। अभी हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी? नहीं बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना अभी। अभी कहां से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो तब आती है, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स, एक्स कितना है अभी? अभी थोड़ी ना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, अभी तो एक्स जीरो है, अभी स्प्रिंग कहां पर है? अभी तो ये जीरो पर है स्प्रिंग, अभी थोड़ी ना कंप्रेस हुआ है स्प्रिंग। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं है, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स तो अभी जीरो है, अभी तो स्प्रिंग दबाई नहीं है ना? तो एक्स जीरो, ये एनर्जी नहीं है अभी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। हाइट तो है ही नहीं, गाड़ी तो जमीन पे ही चल रही है, कोई बिल्डिंग के ऊपर तो हो नहीं रहा कुछ, हाइट ही नहीं इन्वॉल्व है, एम जी एच भी नहीं है। तो अभी सिर्फ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। हाफ मास है कार का 4000 इंटू वेलोसिटी, इसको कन्वर्ट कर लो 10 मीटर पर सेकेंड। 36 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हाफ 4000 इंटू 10 का स्क्वायर, तो कितनी आ रही है ये? हाफ इंटू 4000 और 2 जीरो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ बिग नंबर्स। 1 2 3 4 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। 2 इंटू 10 की पावर 5, ये मेरी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब निकालते हैं मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। क्या? ठीक है ना? अब मैकेनिकल एनर्जी फाइनल निकाल। फाइनली, कैन एनीबॉडी टेल मी काइनेटिक, जीपीई, ईपीई, कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है फाइनली? जब ये कार टकरा के दबा के स्प्रिंग को रुक गई है, अब टेल मी क्विकली, कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व? रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व? काइनेटिक इन्वॉल्व है क्या अभी? नहीं, काइनेटिक इन्वॉल्व नहीं है। क्यों नहीं है काइनेटिक? गाड़ी रुक गई ना,
ये थोड़ा टकरा के जाए जा रही है, स्प्रिंग के अंदर चली जाएगी। काइनेटिक तो है ही नहीं, कार हैज ऑलरेडी स्टॉप, कार तो स्टॉप। जीपीई क्यों नहीं है? जीपीई क्यों नहीं है? क्योंकि हाइट नहीं है। ये थोड़ा गाड़ी बिल्डिंग के ऊपर आ गई एमजीएच, तो ये भी नहीं है। तो ओनली एनर्जी इन्वॉल्व इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी है? स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ है? एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस हुआ। देखो ना, स्प्रिंग अभी जीरो पे नहीं है, स्प्रिंग कंप्रेस। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी? हाफ कितना है? 16 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स, ये आएगी, है ना। और अब आपको क्या करना है? अब आपको इन दोनों को इक्वेट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा फ्रिक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन में दिया था, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर कहीं नहीं बोला फ्रिक्शन के बारे में, तो यानी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कर दो इक्वेट, अब कर दो, एक्स निकालो जल्दी से। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, 2 into 10⁵ is equal to half of 16 into 10⁵ into x square. Let me see how many people are replying in the chat box. 3 बच्चों ने रिप्लाई करा अभी तक। 4 हो गया। सॉल्व करो, x कितना आता है? 2 into 10⁵ equal to half 16 10⁵ x square. आई एम वेटिंग। अटेंडेंस उसी से होगा जो बच्चा रिप्लाई करेगा। आज का अटेंडेंस, लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। सिखाएंगे मैथमेटिक्स, सिखाएं, ये 2 ऊपर आ जाएगा ना, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 10⁵ और 10⁵ कट के 10⁵2 बच, तो 400 बच रहा है। 400 इक्वल टू 16x, 4 से काट दो, 100 इक्वल टू 4x, 4 से फिर से काट दो, तो x स्क्वायर आ रहा है 25, ठीक है ना। x स्क्वायर आ रहा है 25, तो x कितना होगा? x विल कम आउट टू बी 5, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए होमवर्क क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, वो होमवर्क के लिए दे रहे हैं आपको। आज मैंने क्या सिखाया? आज हमने एनर्जी की बात करी और हमने सीखा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने 2 न्यूमेरिकल भी करे इस पे आज, एक इंक्लाइन प्लेन वाला करा और एक स्प्रिंग वाला। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये होमवर्क क्वेश्चन बहुत आसान है, और नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे, आपकी कॉपी में ये काम लिखा हुआ होना चाहिए और होमवर्क करा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज वी विल चेक दिस वर्क। तो होमवर्क, एक बिल्डिंग है एच हाइट, इस बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल ड्रॉप करी गई। बॉल इज, 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है यही वाला जहां से गिराया, दूसरा पॉइंट है जब ये एक्स डिस्टेंस गिर चुका, यहां से गुजर रही होगी बॉल, ये है पॉइंट नंबर 2। और तीसरा पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट, जब ये ग्राउंड पे हिट करने वाली हो, अबाउट टू हिट द ग्राउंड, ठीक है ना, अबाउट टू हिट द ग्राउंड। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये रास्ते का पॉइंट है, ऑन द वे। कितना डिस्टेंस नीचे है? ये एक्स डिस्टेंस, और ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट। बॉल को गिराया जा रहा है,
क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1, 2, 3 and show that it is conserved. आपको ये प्रूव करना है इस बार कि मैकेनिकल एनर्जी तीनों पॉइंट्स पर सेम आएगी, और ऑब्वियसली क्योंकि हवा में मूव कर रहा है कोई फ्रिक्शन तो है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, पॉइंट 1 का मैं करके दिखा देता हूं। पॉइंट 1 पे मैकेनिकल एनर्जी निकाल के दिखा देता हूं। आपको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है पॉइंट 1 पे, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है पॉइंट 2 पे, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है पॉइंट 3 पे, और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये तीनों सेम आते हैं। चलो बस एक अभी हम कर लेते हैं, बाकी आप में कर लेना। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1, बच्चे बताइए मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1। मैकेनिकल एनर्जी में इस बार सिर्फ काइनेटिक और जीपीई आएंगे, ईपीई तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्प्रिंग ही नहीं है, ईपीई की तो बात ही नहीं करनी। काइनेटिक कितनी है, कई बच्चे बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, चलो बोलो, अनम्यूट करो कोई जना, बताओ मेरे को काइनेटिक एनर्जी कितनी है पॉइंट 1 पे, कोई जना। सर 0। 0, क्योंकि अभी तो ड्रॉप करा है, अभी तो उसकी स्पीड 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पॉइंट 1 पे, mgh। हाँ पोटेंशियल एनर्जी है mgh। तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आएगी 0 प्लस। ऐसे ही आपको पॉइंट 2 पे भी करना होगा, पॉइंट 2 पे कर लेना, वेलोसिटी निकाल लेना, काइनेमेटिक्स लगा के वेलोसिटी निकाल लेना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू as करके वेलोसिटी निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी निकालना और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेना। जब ऐड करोगे तुम देखोगे वो इसके बराबर ही आएगी। ऐसी पॉइंट 3 पे भी कर लेना, वो बराबर ही आएगी। तो ये आपका होमवर्क है जो चेक होगा नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई किसी को डाउट रहा है आज तो अभी रुक जाना, पूछ लेना अगर आज का कोई डाउट है, ठीक है ना, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।